हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 जून और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूटान के मैप को। भूटान के मैप को आप व्यू करोगे तो आप पाओगे कि इंडिया और चाइना दो कंट्रीज के बीच में जो भूटान है वो सिचुएटेड है। इसकी जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो चाइना के साथ में शेयर करता है भूटान, और अदर जो बॉर्डर्स हैं वो इंडिया के साथ में शेयर करता है। हालांकि नेपाल और बांग्लादेश जो दो कंट्री ऐसे हैं जिनके बिल्कुल पास स्थित है भूटान, लेकिन बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया के 4 स्टेट ऐसे हैं जो भूटान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें फर्स्ट है सिक्किम, सेकंड वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब इंडिया और भूटान के जो हिस्टोरिकल रिलेशन रहे उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले 1910 के समय में जो भूटान है वो ब्रिटिश इंडिया के साथ में एक प्रोटेक्टरेट रिलेशन बनाता है, जिसमें जो ब्रिटिश इंडिया है वो भूटान को गाइड करेगा फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस वाले जो रिलेशन हैं उनको लेकर के। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो जाता है तो भूटान उन कंट्रीज़ में से एक नेशन था जिन्होंने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया था। समय के साथ में इंडिया और भूटान के रिलेशन अच्छे होते जाते हैं। 1968 में इंडिया अपनी एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो ऑफिस है उसको थिम्पू में ओपन करता है, और जो भूटान है वो 1971 में इंडिया में ओपन करता है। मतलब इस तरीके से दोनों अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक दूसरे की कंट्री में भेजते हैं और एक तरीके से अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो फुल फ्लेज्ड एम्बेसी है वो 1978 में एस्टेब्लिश की गई थी। देखो, इंडिया और भूटान के बीच में जो स्पेशल जो रिलेशन है, बायलैटरल जो रिलेशन है, उसका मेजर फाउंडेशन है इंडिया और भूटान के बीच में एक ट्रीटी होती है, इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1949। इसका जो आर्टिकल 2 है इस ट्रीटी का, वो इंडिया को एक स्पेशल रोल देता है भूटान की फॉरेन पॉलिसी को गाइड करने के लिए। हालांकि इस ट्रीटी में 2007 में कुछ चेंज किया गया और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि भूटान कोई भी आर्म्स को इंपोर्ट कर सकता है, बस वो जो आर्म्स जो वेपन्स हैं वो इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म नहीं पहुंचाने चाहिए। इस ट्रीटी का आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 ये बोलता है कि नेशनल ट्रीटमेंट एंड इक्वल प्रिविलेजेस फॉर सिटीजन्स ऑन ईच अदर सॉइल। मतलब भूटान के जो पॉपुलेशन है, भूटान के जो सिटीजन्स हैं, उनको इंडिया की सॉइल के ऊपर फुल रिस्पेक्ट मिलेगी, और इंडिया के जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो सिटीजन्स हैं, उनको भूटान की सॉइल के ऊपर फुल प्रिविलेजेस, इक्वल प्रिविलेजेस मिलेंगे। मतलब जो इंडिया के सिटीजन्स को जो प्रिविलेजेस हैं वो भूटान की सॉइल पर, और जो भूटान के पॉपुलेशन को जो प्रिविलेजेस हैं वो इंडिया के सिटीजन्स को दिए जाएंगे। अब इस ट्रीटी में कुछ चेंजेज हुए हैं। इंडिया जो है पहले भूटान की फॉरेन पॉलिसी को एक तरीके से हर चीज़ में रिप्रेजेंटेटिव करता था, अब भूटान अपने आप में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है। देखो, जो भूटान का जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चाइना के साथ में हमारे इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, हालांकि जो भूटान है उसके रिलेशन भी चाइना के साथ सही नहीं है, तो एक बफर जोन के रूप में क्रिएट करता है भूटान इंडिया और चाइना के बीच में। और इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिया के साथ में रिलेशन सही नहीं है, तो दोनों की जो आर्मी है उसके तहत हम कोशिश कर सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। अगर और भी हम देखें सेकंड पॉइंट पर, पहले जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस हमने देखा, सेकंड हम देखते हैं कि जो भूटान है वो हाइड्रो पावर एनर्जी में काफ़ी रिच है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं, इंडिया उसका यूज कर सकता है, क्योंकि इंडिया हमेशा से एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री के रूप में आता है। यहाँ पर कई रिवर्स के ऊपर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया ने इन्वेस्ट भी किया है, ताकि जो भूटान हाइड्रो पावर में रिच है उसका यूज किया जा सके इंडिया में। और भी एरिया हम देखें तो ट्रेड वाला जो एरिया है वो मेजर रीजन है जिसके ऊपर दोनों में काफ़ी अच्छा ट्रेड किया जाता है इंडिया और भूटान के बीच में। अगर इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात करें तो इंडिया ने काफ़ी पैसा, काफ़ी मनी खर्च किया है भूटान के ऊपर, स्पेशली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, स्पेशली मांग देचू एक रिवर है, वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पावर प्लांट के लिए इंडिया ने हेल्प किया है भूटान को।
ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इंडिया को भी प्रॉब्लम है और भूटान को भी प्रॉब्लम है, स्पेशली चाइना को लेकर के। तो दोनों मिलकर के काउंटर कर सकते हैं चाइना को। बहुत सारी बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स को दोनों कंट्री के बीच में एक सेक्रेटरी लेवल मैकेनिज्म को मेंटेन किया जाता है ताकि चाइना के साथ में जो परेशानी है उसको काउंटर किया जा सके। एजुकेशनल और कल्चरल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें भूटानी जो स्टूडेंट है वो इंडिया में पढ़ने आते हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा रेगुलर कल्चरल एक्सचेंज किया जाता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। बहुत सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कंप्लीट किया जाता है। इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे जो लोग हैं वो भूटान में रहते हैं, ठीक है। तो देखो ये सारे पॉइंट्स हैं। रिलेशनशिप सिग्निफिकेंस भूटान का इंडिया के लिए काफ़ी है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें इंडिया और भूटान दोनों ही मेंबर्स हैं। जैसे कि हम बात करें तो सार्क के मेंबर, फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में दोनों कंट्रीज रहे हुए हैं। BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल को लेकर के जो मल्टीलेटरल फोरम है उन दोनों में भी, उन फोरम्स में भी इंडिया और भूटान दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसमें भी इंडिया और भूटान दोनों ही मेंबर कंट्री के रूप में पाए जाते हैं। अब कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया और भूटान के बीच में, फिर हम देखेंगे कि वे फॉरवर्ड में हम किस तरीके से आंसर्स कर सकते हैं। देखो जो भूटानीज जो लोग हैं उनको हमेशा ये लगता है कि इंडिया जो भूटान के जो इंटरनल अफेयर्स है ना उनमें हमेशा एक तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। तो ये नेगेटिव परसेप्शन ज़्यादा है इंडिया के लिए भूटान के जो पॉपुलेशन है उनके अंदर। इसके अलावा इन भूटान के जो लोग हैं उनको ये भी लगता है कि इंडिया को हाइड्रो पावर चाहिए, क्योंकि जो सरप्लस हाइड्रो पावर है वो इंडिया ले लेता है भूटान से। इसी का मेजर रीज़न है कि हमारे यहाँ पर भूटान में जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिनमें इंडिया क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उसका मेजर रीज़न यही है कि जो भी सरप्लस हाइड्रो पावर होगा उसको इंडिया यूज़ कर लेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर के इंडिया और भूटान में समय के साथ में कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड में हम आंसर में इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंडिया कोशिश करे कि हेल्प करे भूटान को, लेकिन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। दूसरा, इंडिया भूटान के लिए भूटान की जो सॉइल है उसको यूज कर सकता है, जैसे कि इसरो का जो ग्राउंड स्टेशन भूटान में सेटअप करने का डिसीजन लिया गया वो एक वेलकम स्टेप है। इससे ना सिर्फ इंडिया को प्रॉफिट मिलेगा, इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो सर्व होंगे, बल्कि जो भूटान में वेदर रिलेटेड जो मैसेजेस हैं उनको भी अच्छे से जब इंडिया प्रोवाइड करवा पाएगा तो भूटान को भी इससे प्रॉफिट होगा। इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि भूटान के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेयर इंडिया ना करे, ठीक है। तो ये इंडिया और भूटान के जो रिलेशंस हैं उनको हमने प्रीलिम्स के हिसाब से भी देखा और मेंस के हिसाब से भी आंसर राइटिंग में किस तरीके से हम इंडिया और भूटान के रिलेशंस को लिख सकते हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, यहाँ पर एक इमेज दे रखी है, आसाम की जो तीवा ट्राइब है उसके बारे में डिस्कस कर रखा है कि मानसून की जो रेन्स है उसको बचने के लिए उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल अम्ब्रेला जिसको सालदेंग के नाम से जाना जाता है उसको ओढ़ रखा है। तो सालदेंग को लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सालदेंग क्या है, और तीवा जो ट्राइब है वो भी न्यूज़ में हो सकती है। तो तीवा ट्राइब के बारे में हम देख लेते हैं। तीवा ट्राइब जो है वो हमारे इंडिया के आसाम और मेघालय जो स्टेट हैं उसके हिल्स और प्लेन एरिया में रहते हैं। ये जो तीवा ट्राइब है वो आसाम जो स्टेट है उसके शेड्यूल ट्राइब में इसको जाना जाता है, और अप्रैल के महीने में एक खेलचवा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तीवा ट्राइब के ऊपर, तीवा ट्राइब के द्वारा हार्वेस्ट सीजन के रूप में, ठीक है। ये जो तीवा ट्राइब है ना वो झूम कल्टीवेशन करती है। झूम कल्टीवेशन मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, और ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज को यूज़ करती है बोलने के लिए। नेक्स्ट न्यूज, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स का जो स्टेशन था वहाँ पर एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मतलब ड्रोन्स के थ्रू वहाँ पर कुछ डिफेंस इंस्टॉलेशन किया जाता है। एक ड्रोन अटैक किया गया, तो उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो NIA को ये जिम्मेदारी दी गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
की जो टीम है उसने यहाँ पर विजिट किया है और UAPA जो एक्ट है उसके तहत FIR दर्ज कर ली गई है। तो सबसे पहले NIA के बारे में देख लेते हैं। 2008 में NIA को बनाया गया था और ये सेंट्रल एजेंसी है जिसका काम ये है कि इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, इन चीज़ों को अगर कुछ चीज़ें इफेक्ट करती हैं तो उनका ढूंढने के लिए, उनको सर्च करने के लिए, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस एजेंसी को बनाया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी कुछ रीजनल ब्रांचेज भी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा UAPA जो एक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। UAPA एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, मतलब 1967 में इसको पास किया गया था और इसका मेजर रीजन ये था, मेन टारगेट ये था कि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम जिसके द्वारा, चाहे वो एक्शन किसी इंडिविजुअल के द्वारा लिया गया हो या फिर किसी एसोसिएशन के द्वारा लिया गया हो और उसकी वजह से अगर इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ख़त्म होती है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो इस एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो ये जो अटैक हुआ है उसे इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसमें अटैक हुआ है, इसीलिए UAPA के एक्ट के तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया है। UAPA जो एक्ट है उसमें किसी इंडियंस के खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है या फिर किसी फॉरेनर के खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आधार ये है कि इंडिया की इंटीग्रिटी और जो सॉवरेनिटी है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज देखो, भूटान से रिलेटेड है। भूटान में जो हमारा इनिशिएटिव था वैक्सीन मैत्री, उसके तहत इंडिया ने अपने जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनको काफ़ी वैक्सीन प्रोवाइड करवाई थी। लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च का समय आता है 2021 और इंडिया में कोविड की सेकेंड वेव आना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में इंडिया जो पहले सप्लाई कर रहा था वैक्सीन की वो बंद कर देता है, एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है और इसी की वजह से जो भूटान जैसे कंट्री जो इंडिया के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गए थे वैक्सीन को लेकर के, वहाँ पर वैक्सीन की कमी होती जा रही है। और भूटान का अगर हम सर्दर्न रीजन की बात करें, यहाँ पर इस एरिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो पेशेंट हैं उनको भी देखने को मिला है। इसी की वजह से इस एरिया में होने की वजह से हो सकता है कि इंडिया में भी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो काफ़ी तेज़ी से फैले। तो वैक्सीन को लेकर के भूटान को भी वर्क करना चाहिए और इंडिया को भी हेल्प करनी चाहिए ताकि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो एक नया म्यूटेंट देखने को मिल रहा है कोविड वायरस में, उससे इंडिया भी कम से कम इफेक्ट हो। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो यहाँ पर मिजोरम की कहानी दे रखी है, उसमें ये बता रखा है कि कोविड के दौरान जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है उनमें स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि सबके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेज को लेकर के इंटरनेट की जो व्यवस्था है वो सभी जगह समान नहीं है। तो ये मेजर इश्यूज हैं। तो यहाँ पर मिजोरम के बारे में बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिजोरम में ये प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे हमारे इंडिया के ऐसे स्टेट हैं जिनमें सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिली है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर डल जो झील है उसका मैप, उसकी इमेज यहाँ पर दे रखी है। तो डल झील के बारे में अगर हम देखें तो डल झील जो है वो श्रीनगर में, जो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल के रूप में जानी जाती है, वहाँ पर सिचुएटेड है। और जो डल झील है इसको कश्मीर का क्राउन बोला जाता है और श्रीनगर का ज्वेल के नाम से इसको बोला जाता है। अगर डल झील के बारे में हम बात करें तो ये जो जबरवान माउंटेन वैली है उसमें सिचुएटेड है और शंकराचार्य जो हिल्स है उसके फुट हिल्स पर सिचुएटेड है। ये जो लेक है डल लेक, वो आपस में 4 मेजर बेसिन हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जिनका नाम है हजराबल, बोटडेल, ठीक है, गैब्रीडेल और नागिन। ये 4 जो बेसिन है वो आपस में कनेक्टेड हैं और मिल करके डल लेक बनाते हैं। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर जो हमारे इंडिया में जो व्हीकल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये बोला है कि जो भी हमारी कार मॉडल्स हैं, एग्जिस्टिंग कार मॉडल्स और जो नई बनने वाली हैं उनमें, अब इसमें भी एक टारगेट फिक्स किया गया है कि अप्रैल 1, 2021 से इस समय जो न्यू मॉडल्स लॉन्च की गई उन सब में पहले जो ड्राइवर सीट है वहीं पर ही एयरबैग्स लगाए जाते थे। अब जो सामने जो बगल वाली जो सीट है, ठीक है,
पहले सिर्फ ड्राइवर की सीट पर एयरबैग मैंडेटरी होते थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये बोला गया है कि जो दोनों सीट है फ्रंट सीट, उनमें एयरबैग्स को यूज किया जाए जो कार कंपनी है उनके द्वारा। नेक्स्ट न्यूज देखो, कल हमारे पीएम ने मन की बात की और उन्होंने ये बोला कि वैक्सीन को जो हेजिटेंसी है उसको हटाने की आवश्यकता है, लोगों में अवेयरनेस हो, इसको लेकर के उन्होंने यहाँ देखो एमपी का जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ के लोगों से बात की और उन जो रेजिडेंट्स है उनसे उन्होंने ये बोला कि वैक्सीन को लेकर के जो रूमर्स हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है, आप में अवेयरनेस होनी चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया अपनी मदर का कि मेरी जो माँ हैं वो लगभग 100 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन उन्होंने दोनों डोज ली हैं वैक्सीन की, क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो रूमर्स के ऊपर काम ना करके दिन और रात काम कर रहे हैं ताकि वैक्सीन को डेवलप किया जाए। और वैक्सीन आपको लेनी है, मास्क आपको यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, और यही मेजर काम है, मेजर फाउंडेशन है जिनसे हम कोविड को हरा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से न्यूज है, यहाँ देखिए, देखो मिस्टर ट्रंप ने हिंट दिए हैं कि 2024 में जब दोबारा से इलेक्शन हो गए यूएस में प्रेसिडेंट के लिए तो वो वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। देखो यूएस में कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 टाइम्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। हमारे इंडिया में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं है कि कितने टाइम पर कोई एक सेम पर्सन जो है वो कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। लेबनान जो मेडिटेरियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिक रिजॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ ये देखो, ये लेबनान का मैप है, सीरिया के साथ में, इजराइल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ पर है मेडिटेरियन सी। तो लेबनान में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है। मेजर रीज़न ये है कि वहाँ पर स्पेशली जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन हैं, फ्यूल्स हैं, इन सब को लेकर के वहाँ पर भयंकर कमी है, क्योंकि जो लेबनान है वो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। इसकी वजह से जो पब्लिक है उनके जो फंडामेंटल जो इश्यूज हैं कम से कम वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, ईरान ने मना कर दिया है, ईरान ने बोला है कि न्यूक्लियर जो भी हमारे, ईरान ने बोला है, ईरान की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उन्होंने बोला है कि हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके जो भी इंटरनल इमेज होंगे वो हम IAEA को अब नहीं सौंपेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 2015 में जो एग्रीमेंट होता है ईरान और P5+1 जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, तो उसमें ये डिस्कस होता है कि IAEA ये ध्यान रखेगा ईरान के ऊपर कि कहीं जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन्स को तो नहीं बनाए जा रहा है। तो क्या हुआ, बाद में यूएस पीछे हट गया उस एग्रीमेंट से और अब दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि जो ईरान है वहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए और जो ओपोनेंट्स हैं वो वहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होते हैं। तो अब जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम किसी के साथ में एग्रीमेंट नहीं करने जाएंगे, अगर किसी को एग्रीमेंट करना है तो वो खुद हमारे पास सामने से आए। अगर इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स हम देखें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। 1957 में इसको बनाया गया था ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो एक नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुई थी उस समय, उसका यूज किया जा सके अच्छे काम के लिए, ना कि लोगों में एक डीप फियर क्रिएट हो रहा था कि इसके वजह से जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा क्रिएट होगा। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए IAEA को बनाया गया था। जो IAEA है इसको 2005 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, क्योंकि इसका जो काम है वो पूरे वर्ल्ड में एक सेफ्टी और पीसफुल तरीके से इसने अपना वर्क किया। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एनुअली अपनी रिपोर्ट देता है, और अगर ज़रूरत हो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी ये अपनी रिपोर्ट दे सकता है। इस एजेंसी का वर्क ये है कि जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उन सब के साथ मिलकर के काम करता है ताकि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से और पीसफुल तरीके से उसका यूज किया जा सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।